चलिए अब पार्ट भी शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। तो लेट अस सी की क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द वेस्पर मॉडल। तो हमारे पास वेस्पर मॉडल दे रखा है और उस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए। तो लेट अस सी की कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी क्या क्या शेप्स है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है BeCl, बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो अगर मान लीजिए मुझे हमारे पास करने को तो हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं, शेप निकल सकती है, पर लेकिन उस बंदे ने हमें यहाँ पे सिंपली क्लियर बोल दिया कि आपने वेस्पर मॉडल यूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते होते थे, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते थे। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला था हाफ इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A। यहाँ पे जो V होता था वो होते थे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी नहीं बोल रहा मैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं। M जो होता था मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम बोले तो हमारे पास दो ही हैं, हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स। तो जितने केमिस्ट्री में हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो मोनोवैलेंट में आते हैं। C कटाइनिक चार्ज, A अनाइनिक चार्ज। क्लियर सबको। तो नाउ लेट अस इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम इज 2। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। मोनोवैलेंट एटम दोनों क्लोरीन लगे। तो अगर मैं यहां करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। तो यानी कि इस केस में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर हम लोग निकालते थे बॉन्ड पेयर। बेटा बॉन्ड पेयर वैसे तो जो बुक्स है वो बोलती हैं कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्डेड एटम्स लगे यानी कि मोनोवैलेंट, वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। बट लेकिन क्योंकि हमें +2 में भी जरूरत पड़ेगी तो मेरा मानना है कि चाहे सिंगल बॉन्डेड हो चाहे डबल बॉन्डेड हो, सारे बॉन्ड पेयर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो दो क्लोरीन लगे हुए हैं तो दोनों बॉन्ड पेयर में, तो दो बॉन्ड पेयर है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 2। बॉन्ड पेयर कितने, 2। तो लोन पेयर क्या आएगा 0। तो अगर मेरे पास दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो फिर शेप कैसी होती थी, लीनियर। तो ये हमारी लीनियर शेप होगी। तो BeCl2 की शेप कैसी रहेगी, लीनियर। अब इसमें मैं आपको अच्छा एग्जांपल करवा रहा हूं, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड AsF5। अब दिक्कत क्या होती है कि पेपर में अगर ये आता है तो हमें सब आते हुए भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमें आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर नहीं पता। पर लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो आर्सेनिक है नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। और मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो आपने याद रखना है उसमें कि आर्सेनिक बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो इसका मतलब आर्सेनिक के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। तो फिर मैं पहले कितने क्या निकालूंगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 5। और बॉन्ड पेयर यानी बॉन्डेड एटम्स क्लियर दिख रहे हैं हमें, 5। तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स वी हैव, 5। लोन पेयर 0। अब जब 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होते हैं तो शेप कौन सी होती थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यानी कि इस केस में जो मेरे पास शेप रहेगी दैट बी लाइक दिस, ये शेप रहेगी मेरे पास। और इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि एक ट्रायंगल बनेगी और दो हमारे पास पिरामिड्स बनेंगे। तो इस तरह की शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो बाकी इसमें कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है। एक और कर देता हूं आपके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, फोस्फीन PX3। तो अगर मैं फोस्फीन के एग्जांपल को देखूं PX3, तो अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ। phosphorus belongs to nitrogen family. Number of valence electron again 5. Number of bonded atoms 3. That gives us 4. Bond pair 3. Lone pair 1. तो जब हमारे पास 4 होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती थी, टेट्राहेड्रल। पर लेकिन 4 में से ये 4 था, ये टेट्रा होती। 4 में से 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, ये लोन पेयर वाला तो हट जाएगा। अगर ये हटेगा तो फिर शेप कैसी बचेगी हमारे पास, पिरामिडल। तो इन दिस केस
जो हमारी शेप रहेगी वो पिरामिडल शेप रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस, इसमें कह रहा है कि ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 अमोनिया की ज्योमेट्री एंड H2O आर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हमें एक बार समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए मैं आपको दोबारा से वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया और वाटर की शेप बना के दूं, जो हमें अब वैसे भी आती है, तो ये अमोनिया की शेप है, ये अमोनिया की शेप आएगी। यहां पे एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है हमारे पास। अगर मैं वाटर की शेप बनाऊं तो ये वाटर की शेप आएगी, 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर होंगे। तो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल से ही बने। इसकी जो ज्योमेट्री थी वो तो टेट्रा ही थी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो 1 2 3 4, तो एक की जगह लोन पेयर आ गया। यहाँ पे अगर बनाना चाहो ऐसे बना के दिखा सकते हो, 2 की जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो अब हमें ये तो क्लियर है कि इसका जो पहला पॉइंट है, मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करता हूं। लेट अस सी कि इसका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2 आर डिस्टोर्टेड टेट्रा। डिस्टोर्टेड मींस क्योंकि लोन पेयर आ चुका है उसकी जगह। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो बॉन्ड पेयर है मेरे पास, जो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ये सारे बॉन्ड पेयर, इनको ऊपर से कौन रिपेल कर रहे हैं, लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं। कितने लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है। बट लेकिन अगर मैं यहां बॉन्ड पेयर को देखूं, ये जो बॉन्ड पेयर यहां पे, इसको ऊपर से कौन रिपेल कर रहा है, लोन पेयर रिपेल कर रहा है। पर लेकिन कितने लोन पेयर है यहाँ पे, 2 लोन पेयर है। तो मैं एक बड़ा सिंपल सी आपको चीज बताऊं, सपोज दैट कि तो जैसे कि मैं बता रहा था कि लेट करो कि ये हमारे पास मेरे हाथ के बीच का एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, और ऊपर से प्रेशर लगा रहा है। एक केस में अगर कम प्रेशर लगा तो बॉन्ड एंगल ये है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, अमोनिया के केस में तो एक ही लोन पेयर था, तो ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर था वो कम था। पर लेकिन अगर मैं वाटर के केस में देखूं ध्यान से, तो मेरे पास 2 लोन पेयर हो गए, तो इसलिए वाटर के केस में जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा लगा है। तो दैट्स वाई वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू अमोनिया। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। कह रहे कि हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बड़ा सिंपल है कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में शो करता है कि नहीं भी 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। तो लेट करो कि मेरे पास एक केस में 1 बॉन्ड है, कोई और एग्जांपल है जिस केस में मेरे पास 2 बॉन्ड है, और एक केस में मेरे पास 3 बॉन्ड है। ये तो कॉमन सेंस है कि जिस केस में बॉन्ड ज्यादा होंगे उस केस में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उन बॉन्ड्स की। अरे कॉमन सेंस मींस लेट अस सी कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 मार्कर है और मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैं आराम से करूंगा। 2 मार्कर होंगे तो ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही इसका क्वेश्चन है कि यानी कि मैं सीधे शब्दों में कहूं तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। तो किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। क्लियर सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड बॉन्ड लेंथ। अब एक बार आप समझिएगा इसको। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मेरे पास 2 एटम से एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो लेट करो ये पहला एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये दूसरा एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, क्लोज आएंगे क्लोज आएंगे क्लोज आएंगे। क्लियर। एक पॉइंट पे आने के बाद इनके बीच में अब रिपल्शन आनी शुरू हो जाएंगी, इसके बाद ये और क्लोज नहीं आ सकते। मींस अगर आपको याद हो मैंने एक डायग्राम कराया था आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का, कुछ इस तरह का डायग्राम था हमारे पास। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि जब आप इन दोनों एटम्स को क्लोज लेके आ रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये डिस्टेंस था। तो जब हम इन दोनों एटम्स को क्लोज लेके आ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी, और एनर्जी मैंने अभी बताया था कि अच्छी चीज नहीं होती। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतना स्टेबल होगा। क्लोज आते गए, ये देखो डिस्टेंस कम हो रहा है। इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी, मिनिमम। तो यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इनको क्लोज लेके आ रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद
इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं और इस टाइम जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्योंकि आप इसको इधर भी भेज सकते हो, इधर भी ला सकते हो, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है एट विच जो आपका बॉन्ड होगा सबसे स्टेबल होगा। या फिर आप सीधे शब्दों में बोलना चाहो द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो मेरे हिसाब से तो हमें बोलना चाहिए द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एट विच टू एटम्स आर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, दैट डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर? नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस टू कार्बोनेट आयन। तो अब एक बार बोर्ड की तरफ देखिएगा ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैसे बनाया था, वो आपको बैक क्वेश्चंस में मिल जाएगा, पर लेकिन मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था जी लुईस का कार्बोनेट आयन का। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट्स बनाऊं जैसे मैंने पहले बनाए थे, तो कुछ इस तरह से बना, ये बना। मैंने कहा था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो -1 चार्ज होता है, डबल बॉन्ड है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर बन गया कार्बोनेट का। अब हमें इसके रेजोनेटिंग बनाना है। तो रेजोनेंस में हम लोग क्या करते हैं, एटम्स की पोजीशंस को चेंज नहीं करते। एटम्स की पोजीशन को चेंज नहीं करना, नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज नहीं होंगे, जितने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही रहेंगे। सिर्फ बॉन्ड्स को शिफ्ट कर सकते हो एक से दूसरी जगह। लेट अस सी, अब जैसे अगर मान लीजिए मैं इसमें बनाऊं, तो मैंने ये बनाया सेकेंड वन, और ये मैंने बनाया थर्ड। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जहां पहले डबल बॉन्ड था वहां सिंगल हो जाएगा, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल। तो मैं डबल को अगले केस में यहां ले आता हूं और थर्ड केस में मैं यहां ले आता हूं। अब इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। बाकी वही जो हमने जैसे लोन पेयर पूरे किए थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो पूरे करने हैं, लाइक दिस। तो ये हमने पूरा किया। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं कार्बोनेट के पूछूं आपसे, तो इन केस ऑफ कार्बोनेट वी हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कार्बोनेट के अंदर हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आपको शो करना है इसके अंदर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखूं, जो मैं आपको यहीं पे शो करना चाहूंगा, इसको मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा, वो कह रहे कि H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 and 2 एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। लेट अस सी, ये देखिए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो, ये 2 स्ट्रक्चर बनाए इन्होंने यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बताओ क्या ये दूसरे के कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप ये ऊपर वाला हाइड्रोजन देखें ध्यान से, तो इन्होंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। तो इस हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करके नीचे O के साथ ले आए हैं सेकंड स्ट्रक्चर में। और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हम लोग पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग कभी भी पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर वो रेजोनेटिंग नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे रूल वायलेट किया है, आपने पोजीशन चेंज की है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो ये आपने बड़ा ध्यान से देखना है। इसमें इन्होंने कहा कि मेक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 4। सबसे पहले हमारे पास SO3। तो बेटा इसका लिए ट्रिक्स बनानी होती है कि हम इसको कैसे याद रखें, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा से रूल फॉलो नहीं होते। ठीक है, ये एक्सरे स्टडी से पता लगते हैं ज्यादातर स्ट्रक्चर्स, कि एक्सरे की मदद से पता लगा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या डबल है। तो इसके लिए हमने बनाई थी स्कीम कि आप इसको ब्रेक कर लें SO + O + O। दैट मीन्स इन दोनों का मैं अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इन दोनों को मैं अलग से शो करूंगा। तो पहले मैं अब इसके लिए लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, ऑक्सीजन के वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले मुझे ये नहीं देखना, मुझे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से S और O दोनों को स्टेबल करना है। तो मैं उन दोनों को स्टेबल करने जा रहा हूं। ये मैंने लिखा सल्फर, ये मैंने लिखा ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए मेरे
2, ये मेरा सेंट्रल एटम है, मेरा घर है, ये मेरा पड़ोसी है। 4, 6, 8, 10, 12 ओके पूरे। अब मैंने क्या करना है, फिर वही जैसे हम लोग पहले करते थे, दोनों स्टेबल होने चाहिए। अपना कर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, सिर्फ 6। उसके पास कितने हैं, 8। तो एक लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दिया। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बना, एसओ रो का बना। अब मेरे पास ये 2 रह गए, ये मैंने अलग से ऑक्सीजन बनाया, एक इधर, ये अलग से ट्रायंगल शेप दिखाई। अब मैं ऑक्सीजन के पास वैलेंस लिखता हूं, कितने हैं, 6। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 6। तो ये मैंने इस ऑक्सीजन के बनाए 2, 4, 6। ये इस ऑक्सीजन के बनाए 2, 4, 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, ऑक्टेट रूल। इसको भी 8 चाहिए, तो सल्फर यहां पे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। तो जिसने डोनेशन किया उसकी तरफ टेल, और जिसने एक्सेप्टेंस किया उसकी तरफ हेड। नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा। ये बन गया हमारा। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने इसको किस में बदलना है, रेजोनेटिंग में। रेजोनेटिंग में अगेन वही, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड था डबल, डबल था वहां कोऑर्डिनेट। तो विल मेक नेक्स्ट स्ट्रक्चर एस ओ ओ ओ, एस ओ ओ ओ। तो क्या करेंगे, यहां डबल, यहां कोऑर्डिनेट, यहां कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट टाइम यहां डबल, यहां कोऑर्डिनेट, यहां कोऑर्डिनेट। फिर आप डॉट्स आप लगा ही लोगे, तो मैं डॉट्स के चक्कर में नहीं जा रहा, वो आप करो। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था SO3, जो बिल्कुल अलग तरह से चलता है। और बेटा ये एक्सरे डिटरमाइंड होते हैं सारे स्ट्रक्चर, तो इसमें हमारा कोई रूल फॉलो नहीं होता कि हम अपनी पसंद से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड वन कौन है हमारे पास। अगर मैं देखूं तो NO2। तो NO2 भी एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट अस सी कैसे। अगर मैं NO2 में देखूं तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 5 तो इसके पास है, और 6 2 जा 12 इसके पास है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 17 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स में अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन, वही एक्सरे डिटरमाइंड स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी कर लूं, मेरा स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि ओड नंबर है। तो यहाँ पे हमें प्योरली याद रखना पड़ता है कि एक बॉन्ड डबल होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, और एक बॉन्ड सिंगल होता है। अब हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन खर्च करके देखते हैं कि हमारे 17 में से कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए। 2, 4, 6। अब पहले जो पड़ोसी हमारे 8, 10, 12, 14, 16। देखो मैंने क्या गलती की, मैंने यहां 2 एक्स्ट्रा लगा दिए, वो इधर आना था। क्लियर। तो मेरे 16 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं, पर लेकिन मेरा घर अभी भी स्टेबल नहीं, और 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ पे शो करना होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है NO2 का। तो ये आप बोलें कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, तो उसमें बड़ा सीधा सा रीजन देता है। वो कहता है कि यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, एक्चुअल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इनके साथ होता है। तो ये जो एक बॉन्ड है 3 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, तो प्योरली हमें इसको याद रखना पड़ेगा। ये एक्सरे ड्राइवन स्ट्रक्चर है सारे के सारे, तो वहां से ड्राइव किए गए हैं। तो अगर मेरे को अब इसका रेजोनेटिंग बनाना है तो क्या करूंगा, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल, और जहां डबल था वहां सिंगल। अगेन मेक लाइक दिस। तो ये हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बना, NO2। तो इन तीनों में से एक आता ही आता है पेपर में, SO3 आ जाए, NO2 आ जाए, और लास्ट वन देखिए कौन सा हमारा, NO3 नेगेटिव। यस, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ काउंट करूं, नाइट्रोजन का कितना हुआ 5, ऑक्सीजन कितना हुआ 18, इसका कितना हुआ 1, तो यहाँ कितना हुआ 24। अब मैं अगर 24 के लिए स्ट्रक्चर बनाऊं, इधर देखो बच्चों ध्यान से सब, ये ट्रायंगल शेप होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक को शेप डाल। तो मेरा स्ट्रक्चर ये बनता लुईस के अकॉर्डिंग, और मैं इसके रेजोनेटिंग में बना देता, पर ये गलत था, ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका भी एक्सरे डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है। तो तभी मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं होते कि आप रूल के अकॉर्डिंग बनाए, ये तो प्योरली ध्यान रखने पड़ेंगे आपको कुछ केसेस। तो इस केस में ध्यान रखने के लिए हमें क्या पता होता है कि जब मैं NO3 नेगेटिव लिख रहा हूं,
तो यहाँ पे माइनस का मतलब एक बॉन्ड तो सिंगल, क्योंकि ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाता है तो माइनस चार्ज आता है, एक बॉन्ड डबल होगा और एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो मुझे क्या याद है कि यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन अलग अलग चीजें रखती हैं। तो एक कैसा बॉन्ड होता है यहाँ पे सिंगल, एक कैसा बॉन्ड होता है डबल, और एक कैसा बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं अब यहाँ बनाऊं नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड मुझे पता है कि कैसा होना है सिंगल, एक बॉन्ड मुझे पता है कैसा होना है डबल, एक बॉन्ड मुझे पता है कैसा होना है कोऑर्डिनेट। अब आप डॉट्स लगा दीजिए, देखेंगे कि क्या हमारे पास 18, 5, 24 आते हैं, नहीं आते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, और क्योंकि डोनेशन किया है तो 24। तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो ये हमें वेस्पर थ्योरी या लुईस उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल सकता, प्योरली याद रखना पड़ेगा। अब इसके जब रेजोनेटिंग बनाएंगे तो क्या होगा, चेंज कर देंगे, कोऑर्डिनेट को घुमा दीजिए, यहाँ कैसा आ गया कोऑर्डिनेट, यहाँ कैसा आ जाएगा सिंगल, यहाँ कैसा आ जाएगा डबल। नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में फिर चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट में अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ कैसा आ गया कोऑर्डिनेट, यहाँ कैसा आ गया सिंगल, यहाँ कैसा आ गया डबल। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो मैंने 3 करवाया आपको अभी, SO3 करवाया, NO2 करवाया और NO3 नेगेटिव करवाया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, लेट अस सी, यूज लुईस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कैटायंस एंड अनायंस। लेट अस सी, पोटेशियम एंड सल्फर, लुईस सिंबल्स का यूज करना है। बड़ा सिंपल सा केस रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पोटेशियम बना लेते हैं। अगर मैं आपसे पोटेशियम का केस पूछूं तो आप मुझे बताइए कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 8, 1। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। सल्फर पे आ जाइए, एटॉमिक नंबर कितने हैं, 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2, 8, 6। तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 हुए। ये लूज कर दिया रिप्रेजेंट। अब हमें क्लियर पता लग रहा है कि इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा परमानेंटली, और इसको कितने गेन करने पड़ेंगे, 2। पर लेकिन अब हमारे पास तो 1 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे यहाँ पे। तो अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम प्लस में। साथ में क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात, अगर आप लुईस दिखा रहे हो तो अब इसके वैलेंस में कितने आ गए, 8। तो यहाँ कितने दिखाने पड़ेंगे हमें, 8 दिखाने पड़ेंगे। क्लियर। अब इधर आ जाइए, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे कौन गेन करेगा उसको, सल्फर गेन करेगा। तो अगर मैं अब आपसे सल्फर का पूछूं तो सल्फर के केस में क्या होगा हमारे पास, सल्फर 2, 4, 6, 2, 8 नेगेटिव। तो अगर आप नीचे अब रिप्रेजेंट करना चाहें तो जस्ट आप सिंपल कर सकते हैं, इसमें हमें कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। चाहो तो आप डॉट्स बना सकते हो, वो आपका काम रहेगा। तो ये हमारे पास था कि हमें लुईस की मदद से कैसे शो करना है इसको। तो नेक्स्ट केसेस जो इसमें है वो दोनों आप करके देखोगे। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। Although both CO2 and H2 are triatomic molecules, the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 molecule is linear. Explain on basis of dipole moment. अब उन्होंने कहा कि हमें आप ये प्रूफ करके दो डाइपोल मोमेंट के बेस पे कि जो CO2 की शेप होती है वो लीनियर होती है और वाटर की शेप बेंट होती है। तो लेट अस सी, इन केस ऑफ CO2 डाइपोल मोमेंट इज 0 and in case of water dipole moment is approximately 1.84 dBi। तो जब डाइपोल मोमेंट 0 होती है तो आपको बताया गया है कि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमेट्री होती है, और अगर सिमेट्री है तो या तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। तो इसीलिए जो CO2 की शेप होगी वो लीनियर होगी। तो हम लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि इन केस ऑफ CO2 डाइपोल मोमेंट इज 0, that means it is symmetrical structure and it
have this possible shape and that possible shape will be linear. But in case of water, we have dipole moment greater than 0, so that means it doesn't have symmetry. ठीक है, तो now according to Vesper theory या फिर हाइब्रिडाइजेशन से we can find out इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पे हमें इसकी शेप कैसी मिलेगी, बैंड शेप. तो हम लोग सिंपली लिखेंगे इसमें कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 होने से इसकी लीनियर शेप है, लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इस केस में डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स इसकी शेप लीनियर तो नहीं हो सकती, तो इसकी पॉसिबल शेप बेंट शेप आती है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट है क्या. 1 मिनट लगा के बता रहा हूं सिर्फ. डाइपोल मोमेंट हमारे पास एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. जैसे सपोज दैट मेरे पास 2 एटम्स हैं, एक एटम ए और एक एटम बी, और ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे जो एटम बी है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है. तो अगर एटम बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो जो बॉन्ड पेयर था बी की तरफ शिफ्ट होगा, और बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइट नेगेटिव, या उसको -q भी लिख सकते हो आप लोग. और ए के ऊपर कैसा चार्ज होगा, +q. इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, वो d है. तो यहां पे हमने एक क्वांटिटी ड्राइव की है जिसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, न्यू से शो करते हैं. तो न्यू इज इक्वल टू होता है q इंटू डी. तो q कौन होगा, आइदर चार्ज, और d होगा इनके बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. तो ये डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो अब हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी मिलेगी. तो जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है. तो इस तरह से हम लोग इसकी डायरेक्शन शो करते हैं. तो अब कोई भी क्वांटिटी में जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू के ऊपर. तो जितना क्यू ज्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा. तो पहली एप्लीकेशन यहीं से है कि आपको मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी के बारे में पता लग सकता है कि अगर हमारा क्यू की वैल्यू ग्रेटर है, ज्यादा वैल्यू है, तो वो पोलर होगा, और अगर मान लीजिए क्यू की वैल्यू कम है तो वो लेस पोलर होगा, और अगर 0 है तो नॉन पोलर होगा. क्लियर सबको. दूसरी एप्लीकेशन इसकी मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मान लीजिए डाइपोल मोमेंट 0 है तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, सिमेट्री होती है. तो आप लोग इसकी मदद से ये भी पता लगा सकते हो कि जो दिया गया मॉलिक्यूल है दैट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. तो अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है तो अनसिमेट्रिकल होगा. कौन कौन सी ज्योमेट्रीज हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 होती है, लीनियर में, ट्राइगोनल में, और टेट्राहेड्रल. इन ज्योमेट्रीज में जनरली जो डाइपोल मोमेंट होगी वो 0 होगी. क्लियर. तो यानी हमें 2 एप्लीकेशन तो पता लगी कि हम पोलैरिटी पता लगा सकते हैं, और दूसरा हम लोग सिमेट्री के बारे में पता लगा सकते हैं. थर्ड एप्लीकेशन, आप इसकी मदद से ये भी पता लगा सकते हो कि जो दिया गया कंपाउंड है वो सिस है या ट्रांस है. जैसे जब आप लोग ऑर्गेनिक करेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा. मैं एक एग्जांपल की मदद से बताता हूं. मान लीजिए ये मेरे पास कंपाउंड दिया गया है, यहां पे अगर मैं एक लाइन पास करूं तो दोनों ग्रुप एक ही साइड है, और यहां पे जो दोनों ग्रुप है वो अपोजिट साइड है. तो जब दोनों ग्रुप एक साइड होते हैं हमारे पास तो उसको सिस फॉर्म बोलते हैं, और जब दोनों ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस. ये कौन सी होगी. अब हमें कैसे पता लगे, डाइपोल मोमेंट की मदद से. तो आप लोगों को पता है कि कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, क्लोरीन. स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव. तो यहाँ जो डाइपोल होगा वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, यहां पर भी प्लस से, तो नेट डाइपोल मोमेंट आएगी. तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 आ रही है फिर तो वो फॉर्म होगी सिस. बट लेकिन अगर हम लोग यहां देखें तो ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, और डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी, 0. तो अगर डाइपोल मोमेंट 0 आई है तो इसका मतलब वो फॉर्म ट्रांस होगी. तो हमने कितनी एप्लीकेशंस कर ली, 3 एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन नंबर 4 और लास्ट, आप लोग यहां पे ये भी पता कर सकते हो कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास की वो ऑर्थो है, पैरा है, या मेटाफॉर्म है. लेट अस सी कैसे. मतलब हमारे पास क्या होता है, ये बेंजीन होती है. बेंजीन के ऊपर जब यहां पे ग्रुप लग जाता है तो ये इसका मालिक बन जाता है.
तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो दो पोजीशंस होती हैं, ये दो पोजीशंस कहलाती है हमारे पास ऑर्थो पोजीशंस, ओ से शो करते हैं। ये जो दो पोजीशंस होती है मेटा कहलाती है, एम से शो करते हैं। और ये जो पोजीशन होती है पैरा बोलते हैं, इसको पी से शो करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं डाइक्लोरो बना रहा हूँ भाई, दो क्लोरीन, तो पहला केस मैंने ये लगाया। अब मैं अगर इस केस में डाइपोल मोमेंट देखूं, कार्बन है, ये भी कार्बन, ये सारी कार्बन है जो मैंने डॉट्स लगाई है, तो इसका डाइपोल ऊपर की तरफ होगा, इसका डाइपोल नीचे की तरफ होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी? 0। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आई तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? पैरा फॉर्म है। पर लेकिन अगर आप देखें ध्यान से कि अगर ऑर्थो फॉर्म होगी या फिर मेटा फॉर्म होगी, फिर जो डाइपोल मोमेंट होगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम लोग 4 एप्लीकेशन कर सकते हैं। हम पोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, सिस ट्रांस फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑर्थो, मेटा और पैरा को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। जैसे यहाँ पे अभी पीछे इनमें ही चल रहा है, कार्बन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा है पावर? क्लोरीन की, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो उस तरफ शिफ्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, वो एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। बट लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मैंने आपको अभी बताया था, न्यूट्रल गैसियस एटम जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली गेन करता है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरा मैंने जो बताया कि परमानेंटली गेन कर रहे हो तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये क्वेश्चन कोई बड़ा सा बनता नहीं है, मैंने पहले बताया कि कोवलेंट बॉन्ड कौन होता है? विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस सी, हमारे पास HCl एग्जांपल है। तो अगर मैं HCl में देखूं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है। तो इसको 8 चाहिए थे, तो इसने इससे 1 शेयर किया, इसने इसके साथ 1 शेयर किया, डुप्लेट कंप्लीट। बट लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेंगे, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? स्लाइट नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दैट इज नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और उसने बोला कि इनको आयनिक कैरेक्टर में लिखिए। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे? लिथियम फ्लोराइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है हमारे पास, डाई नाइट्रोजन है, सल्फर का ऑक्साइड है और क्लोरीन का फ्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा होता क्या है कि आयनिक कैरेक्टर के लिए वैसे तो स्केल यूज होते हैं, पोलिंग स्केल हो गया या आपके पास और भी है, हैनी बेथी स्केल भी है। बट लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अपना बस जनरल नॉलेज के बेस पे सॉर्ट आउट करना है इसको। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे दो एलिमेंट है, इसमें लिथियम फ्लोरीन है, पोटेशियम ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं पहला ही केस देखूं, लिथियम बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आता है, पहली फैमिली का मेंबर है, और फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। तो अगर यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए पहला नंबर किसको मिला? लिथियम फ्लोराइड। तो ये तो मोस्ट आयनिक हो गया। फिर यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो अगर दोनों ही नाइट्रोजन लगे हुए हैं तो फिर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको कौन सा नंबर मिला? 5। अब मैं अगर यहाँ देखूं, पोटेशियम पहले ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन हमारे पास 16th ग्रुप का है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अच्छा खासा। पर लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के हैं, तो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, क्योंकि एक फैमिली में
बिल्कुल नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, पर लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये भी एक ही फैमिली के हैं। तो अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये अलग अलग फैमिली का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसलिए मुझे इसको नंबर देना चाहिए 2। तो मैंने इसको 2 नंबर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पहले फैमिली का था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में से आता है, ये राइट साइड से पढ़ता है, ये लेफ्ट से, तो डिफरेंस होगा। अब मैं अगर इधर आऊँ, ये तो एक ही फैमिली के, तो अब क्या करें? फ्लोरीन क्योंकि केमिस्ट्री का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा है ही, तो क्लोरीन और उसमें तो ज्यादा डिफरेंस मिलेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसलिए हम लोग इसको नंबर देंगे 3 और इसको नंबर देंगे 4। तो इसलिए हमारे पास जो आयनिक में पहला नंबर है LiF, K2O, ClF3, SO2 और लास्ट वन N2। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हाफ करेंगे, आज हाफ कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे कि द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड इज करेक्ट बट सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन इनकरेक्टली, राइट द करेक्ट फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड। तो मैं बुक में ही शो कर रहा हूं आपको। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ इसने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना दिए हैं? पहले कार्बन पे 2 बॉन्ड, और जबकि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 2 तो बनाता ही नहीं कभी भी। तो इसलिए अब हमने अगर इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है तो लेट अस सी कि हाउ वी कैन मेक इट्स करेक्ट स्ट्रक्चर। तो बोर्ड की ओर देखिए, ये मैंने बनाया एसिडिक एसिड। 2 कार्बन के एसिड को एसिडिक एसिड बोलते हैं। और आज मैंने आपको शुरू में क्या बताया था? मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक में पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर डॉट्स लगाएंगे। तो ये डॉट्स लगा दिए। ये लुईस स्ट्रक्चर बन गया इसका। तो आज के लिए सभी का थैंक यू। अब कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट।